बेबी की आईज़ कैसे क्लीन की जाए, नोज़ कैसे क्लीन किया जाए, ईयर्स को कैसे क्लीन किया जाए और ओरल कैविटी यानी माउथ को कैसे क्लीन किया जाए, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा बात नहीं होती। जो कॉटन है उसको हम उबाल लेंगे और उबाल के उसमें से एक पीस लेके हम आईज़ को अंदर से बाहर के डायरेक्शन में क्लीन कर सकते हैं। नोज़ की बात करें तो नोज़ को कैसे क्लीन करना चाहिए, ये भी बहुत मिथ्स हैं। बहुत सारे लोग ना कई बार ईयरबड्स का इस्तेमाल करते हैं कि हमें आगे आगे कुछ सिक्रीशंस दिख रही थी तो हमने ईयरबड से क्लीन कर दिया। वो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। छोटे बच्चों के कान में कोई भी तेल, या कई लोग, मैंने ये भी सुना है बहुत जगह पे कि ब्रेस्ट मिल्क डाल देते हैं, ये सब चीजें भी सुनी है, तो वो चीजें आपको बिल्कुल नहीं करनी है। बच्चे के नाक, आंख, कान की सफाई कैसे की जाए? जो न्यूबॉर्न होते हैं, छोटे बच्चे, नवजात शिशु, उन बच्चों की आंख, नाक, कान की सफाई करने का सही तरीका इस एपिसोड में बता रहे हैं डॉक्टर सौरभ कपूर। बहुत बहुत स्वागत सर। बहुत सारे हम वीडियोस आपके साथ बना रहे हैं और बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स पर। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। आज बच्चा जब पैदा होता है, ऑफ कोर्स पेरेंट्स बड़े वरीड होते हैं कोई गलती ना हो जाए, बच्चे को कोई हार्म ना हो। सो बच्चे की सॉफ्ट आईज, आंखें, नाक, कान सॉफ्ट एरियाज है। सो इनकी सफाई कैसे करनी चाहिए? तो आई थिंक ये बहुत ही रेलेवेंट टॉपिक है और ये टॉपिक ना जनरली किसी बीमारी के अंडर नहीं आता है। तो यूजुअली हम रूटीन केयर ऑफ न्यूबॉर्न जिसे कहते हैं कि जैसे हम नहाते हैं, अपने बाल साफ़ करते हैं, अपने कपड़ों को साफ़ करते हैं, अपने शरीर को साफ़ करते हैं, ऐसे ही बेबी के जो वेरियस बॉडी पार्ट्स हैं उनको हमें कैसे क्लीन करना है, कैसे साफ़ रखना है। जिसमें से कॉमनली हम बॉडी की बात तो कर लेते हैं, जिसमें कि हम मसाज करना है, शैम्पू से सिर धोना है, सोप से बॉडी को क्लीन करना है, इन सब की बातें हम करते हैं। लेकिन स्पेसिफिकली बेबी की आईज़ कैसे क्लीन की जाए, नोज़ कैसे क्लीन किया जाए, ईयर्स को कैसे क्लीन किया जाए और ओरल कैविटी यानी माउथ को कैसे क्लीन किया जाए, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा बात नहीं होती। तो आई थिंक एक वन बाय वन हम सब चीज़ों को लेंगे। तो स्टार्टिंग फ्रॉम आईज़ अगर हम बात करें तो हमने अपनी पिछली वीडियोस में भी बात की है कि आईज़ का हाइजीन मेंटेन रखना काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। और उसका एक बेसिक चीज़ है कि एक तो हम सबको ये बताते हैं कि कोई भी गंदे कपड़े, गंदे हाथ या कोई गीली चीज़ जो गंदा पानी हो वो बच्चे की आईज़ के कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए। तो ऐसी कोई चीज़ अगर बच्चे के कांटेक्ट में आईज़ में आती है तो इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। रूटीन क्लीनिंग के लिए जो कॉटन है उसको हम उबाल लेंगे और उबाल के उसमें से एक पीस लेके हम आईज़ को अंदर से बाहर के डायरेक्शन में क्लीन कर सकते हैं। जस्ट टू इंश्योर कि एक बारी में जो कॉटन का पीस लिया है उसको सिंगल स्ट्रोक में यूज़ कीजिए, मल्टीपल स्ट्रोक्स में यूज़ मत कीजिए, नहीं तो वो इन्फेक्शन रह जाती है। और दोनों आईज़ के लिए सेपरेट पीसेज ऑफ कॉटन का इस्तेमाल करेंगे। प्रेफरेबली दिन में एक बार ज़रूर बच्चे की आंखें और ये जो एरियाज़ है क्लीन करना चाहिए। इस एरिया के आसपास मालिश भी ज़रूर करनी चाहिए ताकि जो नेज़ो लैक्रिमल डक्ट है वो ओपन रहे। तो उससे जो आंखों के अंदर मैल जम जाती है या पस जम जाती है, गंद जम जाता है जैसे हम कहते हैं कॉमन लैंग्वेज में कि गंद जम गया, तो वो ना हो। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हम इसको रेगुलरली क्लीन करते रहें। अगर आईज़ का हाइजीन मेंटेन रखें तो दैट इज़ मोर देन इनफ। कोई स्पेसिफिक आई ड्रॉप्स या कोई और दवाई या कुछ आंखों में रूटीन में नहीं डालनी चाहिए बच्चों में। तो ये हो गया बेसिक आईज़ की अगर हम बात करें। जब आंखें बच्चों को नहलाते हैं तब आंखें धोते हुए भी कुछ बातों का ध्यान देखिए, रखना डायरेक्टली अगर आप बच्चों को नहला रहे हैं तो पानी कभी डायरेक्टली नुकसान नहीं करता है, बट हाँ जो सोप वाटर होता है या कहीं आपने सिर पे शैम्पू लगाया है, यूजुअली आजकल बहुत जेंटल शैम्पूज और जेंटल सोप्स आ रहे हैं, तो यूजुअली ज़्यादा परेशान नहीं करते क्योंकि बच्चे कई बार आइज़ ओपन रखते हैं और पानी लग जाता है। यूजुअली उससे प्रॉब्लम नहीं होती है, बट अगर थोड़ा सा हार्श होगा वो शैम्पू या सोप तो कई बार आइज़ में थोड़ी रेडनेस आ जाती है, बट वो भी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम अपने आप ठीक हो जाती है। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है, उसके लिए ज़्यादा परेशान भी नहीं होना चाहिए। इट यूजुअली गोज ऑफ। तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि नहलाते हुए नाक में पानी चला गया तो क्या करें, कान में पानी चला गया क्या करें। डायरेक्टली पानी को ज़्यादा बहुत प्रॉब्लम नहीं करता है, और कान की हमारी शेप ऐसी होती है यूजुअली पानी जाता नहीं है अनटिल अनलेस बहुत ही टेढ़ा करके आप नहला रहे हैं और कान में पानी चला गया, बट यूजुअली ऐसा प्रॉब्लम्स आती नहीं। नेक्स्ट हम बात करेंगे नेज़ल कैविटी की। अगर हम नोज़ की बात करें तो नोज़ को कैसे क्लीन करना चाहिए, ये भी बहुत मिथ्स हैं। आजकल बहुत तरह की चीज़ें भी आ गई हैं नोज़ क्लीन करने के लिए। तो बहुत सारे लोग ना कई बार ईयरबड्स का इस्तेमाल करते हैं कि हमें आगे आगे कुछ सिक्रीशंस दिख रही थी तो हमने ईयरबड्स से क्लीन कर दिया। वो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। यूजुअली यू शुड अवॉइड यूजिंग ईयरबड्स। कोई भी शार्प चीज़ या पॉइंटेड चीज़, चाहे उस पर आगे कॉटन भी लगी है, आपको सेल्फ उसको क्लीन नहीं करना चाहिए। क्या आप क्या कर सकते हैं, सलाइन नेज़ल ड्रॉप्स इजीली अवेलेबल हैं।
आप उनको नोज़ में रेगुलरली डालिए, उनका इस्तेमाल कीजिए। हमने पहली वीडियोज़ में भी बताया है कि सलाइन ड्रॉप्स का इस्तेमाल आप नोज़ के अंदर रेगुलरली भी कर सकते हैं, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। दिन में कितनी बार? आप दिन में 2 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, जितनी मर्जी बार डालिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आइडियली अगर बच्चे का नाक ज़्यादा ब्लॉक लग रहा है तो हम ये कहते हैं कि एक ऑल्टरनेट फीड छोड़ के फीड देने से पहले नाक में डाल दो, तो एक तो नोज़ भी खुल जाएगा, बच्चा फीड भी ले लेगा, साथ में साथ जो उसकी जो सिक्रीशंस हैं वो भी क्लियर ऑफ हो जाएंगे। सो जो अगर बहुत ज़्यादा ब्लॉक्ड है तो एवरी फीड से पहले भी डाल सकते हैं। अगर रूटीन में डाल रहे हैं तो दिन में 3-4 बार डालेंगे, वो भी काफ़ी है। नमक वाला पानी या सिंपल सलाइन ड्रॉप्स है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और इनको किसी भी पॉइंटेड ऑब्जेक्ट से उसको क्लीन मत कीजिए। आप सिंपल एक क्लीन क्लॉथ से, अगर आपको सिक्रीशन दिख रही हैं तो आप सलाइन ड्रॉप्स डालिए और क्लीन क्लॉथ से उसके नोज को वाइप कर दीजिए, क्लीन कर दीजिए। वो सिक्रीशंस अपने आप नीचे आ जाएंगी। जब आप रेगुलरली सलाइन ड्रॉप्स डालेंगे वो अपने आप आ जाएगी, आपको उसको निकालने की ज़रूरत नहीं है। सिमिलरली आजकल सक्शन अपरेटसेस आ गए हैं नोज क्लीन करने के लिए। अगर आप उसको सेफली यूज़ कर पाते हैं तो ही आप उनका इस्तेमाल कीजिए। उसमें बेसिकली अगेन आप सलाइन ड्रॉप्स डालते हैं, एक एस्पिरेटर होता है, पंप सॉर्ट ऑफ मैकेनिज्म होता है, एक आगे रबर का सिलिकॉन का वो बना हुआ ऑब्जेक्ट होता है, उसको आप नोज़ में रख के प्रेस करते हैं तो वो सक्शन मैकेनिज्म से जो सिक्रीशंस हैं उनको साफ कर देता है। क्वाइट सेफ टू यूज़। अगर आपको लगे कि आप कॉन्फिडेंट हैं उसको यूज़ करने में, आप यूज़ कर सकते हैं। स्पेशली जहाँ पे हमें लगता है कि बहुत ज़्यादा सिक्रीशंस हैं, बच्चे को कोल्ड हुआ हुआ है, नाक बंद है, वो सिक्रीशंस उसकी ब्रीदिंग में प्रॉब्लम कर रही हैं, तो आप नेज़ल सलाइन ड्रॉप्स डालिए और वो एस्पिरेटर का इस्तेमाल आप कर लीजिए। उससे जो सिक्रीशंस हैं आप क्लीन कर सकते हैं रूटीन में। कई सारी वीडियोस पीछे हमने देखी जहाँ पे घर में पेरेंट्स ने नोज़ के अंदर से पानी डाला और वो पानी एक तरफ से डाला, दूसरी तरफ से निकल गया। आई थिंक बहुत लोग उसको देख के एक्साइट हो गए, बट मेरी ये पर्सनल सलाह है कि आप अपने घर में इन चीज़ों को ट्राई मत कीजिए। ये सब चीज़ें जो हम वीडियोस में आमतौर पे देखते हैं वो कहीं ना कहीं अगर आप एक्सपर्ट नहीं है उस चीज़ में तो आप अपने बच्चे को नुकसान कर सकते हैं, वो डेंजरस भी हो सकती हैं। तो इन चीज़ों का चीज़ें घर पे नहीं करनी चाहिए। एट द सेम टाइम तो बेसिक नोज़ की हाइजीन में क्लीन इट विद अ ड्राई क्लॉथ विच इज़ क्लीन। गंदा कपड़ा नहीं होना चाहिए, क्लीन क्लॉथ से उसको क्लीन कीजिए, जिससे एक बार किया है बार बार उसका इस्तेमाल मत कीजिए। हैंकी, कई बार हम एक ही हैंकी से पूरा दिन नोज क्लीन करते रहते हैं, वो नहीं करना चाहिए। अब फ्रेश क्लॉथ का इस्तेमाल कीजिए, सलाइन ड्रॉप्स डालते रहिए। जहाँ पे सिक्रीशंस बहुत ज़्यादा हों वहाँ पे आप एस्पिरेटर को, अगर आप कॉन्फिडेंट हैं उसमें तो आप यूज़ कर सकते हैं। ईयरबड्स का इस्तेमाल अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट हम आते हैं कानों के ऊपर। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हमने देखा है कि कान में बहुत मोस्ट ऑफ द पीपल एक टेंडेंसी होती है कि कान में कुछ दिख रहा है तो वो ईयरबड डाल के उसको निकालना है, या उंगली से कोशिश करते या हैं। उंगली से कोशिश करते हैं या किसी शार्प ऑब्जेक्ट से कोशिश करते हैं। बड़ों में हम शार्प से ज़्यादा कोशिश कर लेते हैं, बच्चों में थोड़ा केयरफुल रहते हुए हम कहते हैं कि हम ईयरबड डालते हैं क्योंकि वो सॉफ्ट होंगे। लेकिन यूजिंग ऑफ ईयरबड्स फॉर ईयर्स इज स्ट्रिक्ट नो। आपको ईयरबड्स का इस्तेमाल छोटे बच्चों को कान साफ करने के लिए करना ही नहीं है। बड़ों को भी मना करते हैं बिल्कुल। सो बड़ों में भी ईयरबड्स का इस्तेमाल, क्योंकि अगर आप नेचुरल चीज समझेंगे ना जी, हम क्लीन क्या करना चाहते हैं, हम वैक्स क्लीन करना चाह रहे हैं अंदर से, जो कि एक नॉर्मल मैकेनिज्म है हमारी बॉडी का, एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है। तो उसको निकालने की हमें जरूरत नहीं है, उसकी टेंडेंसी है कि वो अपने आप ही बाहर आ जाएगी। अगर वो हमें ब्लॉक करती है उस रास्ते को, या हमें उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम होती है, तो हमें एक्सपर्ट की ओपिनियन लेनी चाहिए, एक्सपर्ट को दिखाना चाहिए। जो भी डॉक्टर हैं उनको दिखाइए। उसके कई सारे तरीके हैं निकालने के, उसमें हम डिटेल में नहीं जाएंगे। कई सारी ईयर ड्रॉप्स आती हैं जिनका फंक्शन ये होता है कि उसको लिक्विडिफाई करके बाहर निकल जाते हैं। बहुत सारे तरीके, प्रोसीजर्स हैं जो सेफली करके बच्चे को हम उसमें से वैक्स निकाल सकते हैं। लेकिन सेल्फ खुद से ईयरबड का इस्तेमाल करना, किसी भी शार्प ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करना एक स्ट्रिक्ट नो है, क्योंकि आप उसमें कई बार जो वैक्स का बॉल फंसा है अंदर या कोई कलेक्शन फंसा है, आप निकालने की बजाय मोस्ट ऑफ द टाइम उसको और अंदर पुश कर देते हैं। ज़ोर ज़बरदस्ती करते हुए आप उसकी जो स्किन है या जो कैनाल है उसको डैमेज करते हैं, उसके ऊपर चोट लग जाती है। कहीं ना कहीं फ़ायदा करने की बजाय हम बच्चे का नुकसान करते हैं। बहुत सारे लोग कान में तरह तरह के तेल डालने का इस्तेमाल करते हैं कि कान में तेल डाल दो, तेल तो साफ होता है। सरसों के तेल बिल्कुल, तो क्या क्या वो भी छान के, वो भी स्ट्रिक्ट नो है। आप ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल, हाँ मैं मानता हूँ कि शायद पहले किया है, पिछले टाइमों में बहुत लोगों ने किया है, जबकि हमारे पास कुछ ऑप्शंस या उसकी ऑप्शंस अवेलेबल नहीं थी हमें क्या करना है। अब जब हमें पता है कि हमें क्या करना है फिर भी हम वही चीज़ करें तो वो गलत है। और क्या नहीं करना है ये ट्रू। भी। सो हमें ये तेल
कान में नहीं डालना है। उसकी वजह भी तो बता दीजिए। क्योंकि जब आप तेल डालते हैं, छान के डालो, सरसों का डालो, कोई भी तेल आप डाल रहे हो, वो कहीं ना कहीं उसको और डैमेज करेगा और जम जाएगा अंदर। सो वो उसको क्लीन नहीं करेगा, इनफैक्ट इन्फेक्शन क्रिएट कर सकता है अंदर। वो जो तेल है, ऑयल है, वो एक मीडियम बन जाता है जिसमें बैक्टीरियाज ग्रो कर सकते हैं, जिसमें फाइनली कान में पस भी पड़ सकती है। तो आपको ये चीज़ रियलाइज करनी है कि वो तेल बचा नहीं रहा है, कहीं ना कहीं आपको नुकसान कर देगा। उसके भी चांसेस हैं, हो सकता है मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं कोई प्रॉब्लम हो, लेकिन अगर वो प्रॉब्लम बढ़ेगी तो वो अंदर इन्फेक्शन करेगा, कान को और डैमेज करेगा। अगर बाई चांस आपके कान के पर्दे में बच्चे की कोई प्रॉब्लम है, वो तेल अंदर जा सकता है और डैमेज कर सकता है आपकी बॉडी को। सो वो उसकी बजाय देर आर सेफर ऑप्शन अवेलेबल। हमारे पास जब सेफ ऑप्शन अवेलेबल हैं तो उनका इस्तेमाल करना चाहिए। छोटे बच्चों के कान में कोई भी तेल, या कई लोग, मैंने ये भी सुना है बहुत जगह पे कि ब्रेस्ट मिल्क डाल देते हैं, ये सब चीज़ें भी सुनी है। तो वो चीज़ें आपको बिल्कुल नहीं करनी है। कहते हैं कि उसमें हीलिंग पावर्स होती हैं तो वो डाल दो। तो आई थिंक वो कहीं कुछ स्टडी पर्पसेस के लिए हुआ हो तो बात अलग है, लेकिन रूटीन में इसका कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि ऐसा कुछ करना है। आप कान को, अगर आपको लगे तो वैक्स अपने आप बाहर आती है जो दिखती है, आप सॉफ्ट क्लॉथ से उसको आप वाइप ऑफ कर सकते हैं। अपनी उंगली से किसी भी शार्प ऑब्जेक्ट से कुछ भी निकालने की कान से कोशिश नहीं करनी चाहिए। बड़ों में तो, बच्चों में तो करनी ही चाहिए, इनफैक्ट बड़ों में भी नहीं करनी चाहिए। राइट। तो वो इनफैक्ट ज़्यादा डैमेज करती है। और अगर कान में पानी चला जाए कई बार नहलाते हुए या अगेन, गलती से, फिर हाँ क्या वही मैं करें? कह रहा हूँ। तो अगेन, तो अगर आपके कान में पानी भी गया है, अनटिल अनलेस वो पानी आपको ट्रबल कर रहा है या आपको दिक्कत कर रहा है, तब तक हमें घबराने की हाँ, पर जरूरत नहीं बच्चे है। के बेबी के मामले में पता कैसे पता लग चले? जाता है। अगर ओके, बच्चा एक्सेसिवली क्राई कर रहा है, अनकंफर्टेबल है, ईयर को पुल कर रहा है, कान को बार बार छेड़ रहा है, आपको पता लग जाएगा कि कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम हो सकती है। और जब आपको टेंडेंसी पता होती है कि अगर उस दिन आपको लगा है कि शायद पानी गया है, यू आर इन अ डाउट, तो उसमें हमें डेफिनेटली एक बार दिखा लेना चाहिए। यूजुअली वो पानी को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं करता है। ओवर अ पीरियड ऑफ 24-48 आवर्स जैसे ही वो पानी थोड़ा ड्राई अप होता है, सूखता है, वो इफेक्ट भी चला जाता है। हमें एक सेंस ऑफ हैवीनेस या फुलनेस होती है। हाँ, बस अगर वो पानी में कहीं जाने से कुछ इन्फेक्शन हो जाए तो थोड़ा सा वरी वाली बात होती है, लेकिन रूटीनली उसमें कुछ मेजर, हमने बहुत बार देखा है स्विमिंग करते हुए हमारे कानों में पानी चला जाता है। तो अगर उससे हमें डर ये है कि थोड़ा सुनने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, लेकिन ये है कि अगर वो इन्फेक्शन ना करे तो वो ग्रेजुअली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अपने आप ही ठीक हो जाता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। अगर वो बच्चे को पेन करे तो हम उसको पेन रिलीविंग मेडिसिन, पैरासीटामोल वगैरह दे सकते हैं, बट एज सच कोई बहुत ज़्यादा वरी करने वाली, अगर हम कहें कि बात है, तो वो नहीं है। कोई सिम्टम्स होते हैं जिससे पता चले कि शायद बच्चे के कान में दर्द हो रहा है, बेबी के, तो वो परेशान हो रहा है? देखो, बिल्कुल न्यूबॉर्न बेबी का कई बार पॉइंट आउट नहीं कर पाते हैं, तो उनमें तो आपको दिखाना ही पड़ेगा। बिकॉज जब आप डॉक्टर को दिखाते हैं, वो उनका गला चेक करेंगे थोड़ा। अगर हमें देखो, कोई भी एक्सेसिवली क्राइंग बच्चा आएगा, बच्चा तो केवल रोएगा। रोते हुए बच्चे में हमें कुछ कॉजेज ढूंढने पड़ते हैं कि क्यों रो रहा है बच्चा, जिसमें से एक कॉज ये है कि ईयर का एग्जामिनेशन करना है। तो अगर हमें अगर किसी भी आप डॉक्टर के पास जाएंगे जो रूटीन में एक्सेसिवली क्राइंग बेबीज को देख रहे हैं, वो डेफिनेटली ईयर के अंदर हमारे पास जो ऑटोस्कोप होता है उससे हम डेफिनेटली चेक करते हैं कि ईयर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर बच्चे को खांसी जुकाम भी लगा हो तो भी हम डेफिनेटली ईयर को चेक करते हैं। इट इज़ अ रूटीन प्रैक्टिस, सबको करना चाहिए। तो हम कानों की जांच वैसे ही करते हैं, लेकिन घर पे पता लगाना कि बच्चे को कान की वजह से ही प्रॉब्लम हो रही है, वो थोड़ा मुश्किल है, स्पेशली न्यूबॉर्न बेबी में। हाँ, बच्चा जब थोड़ा बड़ा हो जाता है तो बच्चा पॉइंट आउट करने लगता है, वो कान को टच करना शुरू करेगा क्योंकि वहाँ पेन हो रहा है उसको। तो अगर वो कोई चीज़ उसको पेन कर रही है और हमें लगता है कि कान में वो फोकस कर रहा है, तो डेफिनेटली हमें आइडिया मिल जाता है कि शायद उधर प्रॉब्लम होगी।